हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग क्या कर रहे थे याद है? जी सर, पक्का याद है, क्यों नहीं याद होगा। हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन में चल रहे थे लास्ट क्लास में, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 45। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 और ये है आपका ICAI फाइनल का प्रैक्टिस मैनुअल। इज इट क्लियर? ICAI का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। फिलहाल ये जो मैं टॉपिक आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ये CA, CMA, CS सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनल लेवल पे सबको आकर के एक जैसी ही स्टडी करनी है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 46 की मैं बात करता हूँ। अ कंपनी हैड एन इन्वेंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक कंपनी के बारे में बोल रहा है, कंपनी के पास एक क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्या करें क्लोजिंग स्टॉक का? कहता है ये क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2017 को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे वैल्यूड किया गया है और वो वैल्यू है 100 लैक्स। अच्छा, कहता है इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, लेकिन हमने एक्साइज ड्यूटी को इसमें शामिल नहीं किया। हमने 100 लैक्स में एक्सक्लूड कर दिया है एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि साफ साफ बोला गया है सेक्शन 43B में, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि एक्साइज ड्यूटी डिडक्टेबल होती है ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। याद आया? जी सर, बिल्कुल याद आया। तो हमारा इसका डिडक्शन तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलेगा सर, और अगर इसका पेमेंट एक्चुअल बेसिस पर मिलेगा तो बिल्कुल सही किया है कंपनी ने एसएससी कंपनी है और कंपनी ने बिल्कुल सही किया है क्लोजिंग स्टॉक को 100 लैक्स पर वैल्यूड करके। हमें इसी पर ही कमेंट देना है, क्या कंपनी ने सही किया है या नहीं किया। तो हम बताते हैं आपको, सेक्शन 145A फॉर 145 कहता है 145 कहता है आप बुक्स ऑफ अकाउंट या तो मर्केंटाइल बेसिस पर रख सकते हैं और या तो फिर कैश सिस्टम पर यू कैन मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको किसी एक फंडे पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। इसके साथ ही इसी टॉपिक का यानी पीजीबीपी का ही सेक्शन 43B है, वो कहता है बुक्स आपने चाहे मर्केंटाइल बेसिस पर बनाई हो या कैश बेसिस पर बनाई हो, फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, these expenditure will be allowed only in that situation when actually paid. Means these expenses are actually paid, then you can get the deduction thereof. Is it clear? जिसमें excise duty is includable. अब कंपनी तो हमें अब तक सही दिख रही है, लेकिन 145A कहता है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे करनी है वो हमसे सीखो। वैल्यूएशन ऑफ एंट्री करने के लिए आपको जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओके, प्लस एक्साइज ड्यूटी, सेस और फीस। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट किस बेसिस पर रखा है, अगेन इट इज इररेलेवेंट फैक्टर। मैं सॉल्यूशन देखता हूं। अंडर सेक्शन 145A द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी इज टू बी कैरिड आउट बाय इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ ड्यूटी एक्चुअली पेड और इनकर्ड बाय द एसएससी टू ब्रिंग द गुड्स to the place of its location and condition on the date of valuation. Therefore, excise duty should be included in the value of closing stock as on 31st March 2017, and the deduction of such excise duty shall be subject to actual payment as mandated by the provision of 43B. अब हम बात करेंगे आपकी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में। फिलहाल under the taxation system we are not concerned with the books of account totally. यहां पर हम लोग शो करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में 10 लाख आपका एक्साइज ड्यूटी है 100 पर, पक्का।
यहां पर आप कहोगे सर 10 लाख को ऐड करने से आपका जीपी जितना भी आया होगा वो 10 लाख से बढ़ गया होगा। मान लेते हैं 40 लाख का जीपी था, कितने से बढ़ गया? 10। एनपी था 30, वो भी कितने से बढ़ जाएगा? कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस साल का एक्साइज ड्यूटी पेमेंट कर दिया तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर यू कैन गेट द डिडक्शन देयर ऑफ। जो 10 यहां ऐड हुआ वो माइनस हो गया और यहां पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। But if you are not going to make the payment of excise duty right now, then no any deduction will be given to you in this year and the total profit will become 40 lakhs. Yes, if you are just going to make the payment in the very next year, you can get the deduction thereof in the very next year. What's the problem in that? Today or tomorrow, your amount of profit will be adjusted without having any impact thereof. तो हमें लगता है कि इस चीज को समझाने से आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देयर क्वेश्चन नंबर 47 पिक करेंगे, नोट कर लें इसको। स्टार्ट कर सकते हैं? जी सर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। कहता है द WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी on 1st April 2016 of X Limited. Again, this is the case of company. 1000 lakhs कितना है? Company purchased additional plant and machinery plus purchases. कितने का खरीदा है? 18th अप्रैल 2016 को 800 lakhs का खरीदा है, जिसमें इंपोर्टेड सेकेंड हैंड मशीन शामिल है 200 lakhs की, और 600 न्यू होगा। क्वेश्चन में कहता है द प्रोडक्शन, यानी पुट टू यूज किया गया है मशीन को 1st of December 2016 से। व्हाट शुड बी योर आंसर, वो बाद की बात है। चलें स्टार्ट करें। हमसे पूछा है केवल डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होगा, आप हमें वो बताएंगे। सॉल्यूशन, calculation of depreciation on plant and machinery, previous year 16-17, assessment year 17-18। opening WDV rupees in lakhs plus actual cost of asset acquired during the previous year कितना है? माइनस money payable in respect of
एसेट सोल्ड एक्सेट्रा, एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज, ये सारी चीजें। WDV फॉर depreciation purposes minus depreciation normal 1000 का 15% यानी 150। प्लांट एंड मशीनरी पर नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 15% प्लस 800 और आया है न्यू। 800 का 15% लेकिन उसका आधा, क्योंकि पुट टू यूज कम हुआ है। क्या हुआ है? पुट टू यूज कम हुआ है। कितने दिन से? 180 डेज से कम हुआ है, क्योंकि हमने तो एसेट को 1 दिसंबर से यूज करना स्टार्ट किया, तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4 महीने, दिस इज लेस देन 180 डेज, तो हमें मिलेगा 60 का डेप्रिसिएशन। तो द रिजल्टेंट फिगर विल बी 210। लेकिन अब यहां पर देखते हैं माइनस डेप्रिसिएशन एडिशनल। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? सर क्या उस 200 पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा जो एसेट हमारी इंपोर्टेड है? तो हम लिख सकते हैं नो एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन दोज एसेट्स which are either used in India or outside India, means no additional depreciation on second hand asset. But yes, we can get the additional depreciation on 600 as at the rate of 20%, but 50% thereof, because the asset has been actually put to use less than 180 days. Again it comes to 60. Your closing WDV 270 माइनस हो जाएगा ना, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? What should be your answer? What would be your answer in case the company is an undertaking newly set up and Vaishali, a notified backward area in the state of Bihar, and it has purchased a new plant and machinery for 800 lakhs as given above. कहता है ये सारा सिस्टम अगर नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, वर्ड ढंग से सुनेंगे, नोटिफाइड, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, याद होगा आपको मैंने पढ़ाया था, या फिर बिहार हो, तेलंगाना हो, या फिर आपका वेस्ट बंगाल हो, इन चार के केस में अगर नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में अगर आपने कोई एसेट लगाई है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी इंक्रीज फ्रॉम 20% to 35%. That's it. That would be the difference. Now, if in the current year the asset has been put to use less than 180 days, then the 50% of the normal depreciation you will get, 50% of the normal additional depreciation you will get, just like 60 over here. The rest 60 you will get in the very next year. In the same way, अगर 35% का rate of depreciation आ जाएगा, then you will get the deduction as at the rate of 35% over here instead of 20%. Is it clear? अगर एसेट 180 दिन से कम यूज हुई हो तो 1/2 होगा ही होगा। तो आपका आ जाएगा 600 का 35%, 210 होता है। 210 का हाफ कितना हो जाएगा? 105। तो 60 की जगह आपका आ जाएगा 105। दैट्स इट। ये आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लें तो फिर हम आगे बढ़ें।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 48 पिक करने वाले हैं हम लोग। देखा जाए। अल्फा लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड अ नेट प्रॉफिट। अब इस कंपनी ने क्या डिस्क्लोज किया है कि उसके पास नेट प्रॉफिट है 12.5 लैक्स का। ओके, ये कंपनी है अल्फा लिमिटेड। You are required to compute the taxable income of the company for the assessment year 17-18 after considering the following adjustment or information, duly explaining the reasons for each item of adjustment. कहता है कि आपको कंप्यूट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी previous year 16-17, assessment year 17-18। बोलो भाई। जी सर। हम यहां पर पर्टिकुलर्स कोट करेंगे, यहाँ रुपीस और यहाँ कमेंट शो करेंगे। डिटेल में कमेंट आप लोग नोट करेंगे। डिटेल में एग्जामिनेशन हॉल में यू हैव टू कोट ऑल द थिंग्स इन डिटेल्ड मैनर, नॉट इन अ शॉर्ट वे लाइक मी। कहता है नेट प्रॉफिट एज गिवन, कितना दिया है हम लोग को 12,50,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डेबिट किया गया है पीएल में, जिसमें 60,000 कैश में है और वो भी सिस्टर कंसर्न है डायरेक्टर की, और जिसकी मार्केट वैल्यू 52,000 है, 52,000। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये अच्छी तरह मालूम है, अगर हम कोई एक्सपेंडिचर बियर करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं अपने किसी स्पेसिफाइड पर्सन के साथ और वो एक्सेसिव होता है तो एक्सेस लिमिट डिसअलाउ हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 40 कैपिटल ए 8,000 से डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू तो 52,000 थी, आपने 8,000 ज्यादा लिखा हुआ है डेबिट में, हटाओ इसको। और अगर कोई खर्चा डेबिट से हटता है, पीएल से हटता है, तो उसका सीधा इंपैक्ट उसके प्रॉफिट पर पड़ता है और हमारा प्रॉफिट बूम कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है। अब अच्छी बात 52,000 की, whether the rest 52,000 आर अलाउड और नॉट अलाउड। अब इसके लिए हमको देखना पड़ेगा क्या वो अमाउंट जेन्युइन था। हाँ जेन्युइन है, मान लेते हैं कि वो अमाउंट ठीक था, बाकी असेसिंग ऑफिसर को लगता है 8,000 से एक्सेसिव था, उसने डिसअलाउड कर दिया। लेकिन 52,000 को वो कहता है हम डिसअलाउड कर देंगे। क्यों भाई, क्यों डिसअलाउड करोगे? 20,000 रुपए से अधिक का पेमेंट अगर कैश किया जाता है तो वो डिसअलाउ हो जाता है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कैश पेड ₹50,000। आप डिटेल में लिख देना, द अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 इन कैश, दैट्स व्हाई इट इज अ डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर। ओके, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्या है ये रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट इंक्लूड्स, डेबिट में लिखा हुआ है 1,80,000 रुपए का रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स ऑफ मशीनरी। सच एक्सपेंडिचर डजंट इंक्रीज द फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम द एसेट बियॉन्ड इट्स प्रीवियसली एसेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी डेबिटेड, ये हमारा पीएल अकाउंट में तो ऑलरेडी डेबिटेड है, तो इसके बारे में बात मत करो ना। The figure 12,50,000 has been arrived after the deduction of the expenditure of rupees 1,80,000 on account of repair of plant and machinery, which is clearly shown according to our question also that it is a revenue nature expenditure. If it has already been factored in our books of account, I don't think so that there is a need to do any other or further adjustment. Is it clear? We can move ahead. Yes sir.
तो इसका कुछ नहीं करना, नहीं कंफ्यूज किया हुआ था। हाँ, कहता है अ सम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ लायबिलिटी फॉरगॉन बाय अ क्रेडिटर हैज बीन टेकन टू जनरल रिजर्व, द सेम वाज डेबिटेड टू द रेवेन्यू अकाउंट इन द असेसमेंट ईयर 14-15। अरे अगर आपको कोई 6,000 अमाउंट दे रहा है ना, लाइबिलिटी वेव्ड, वो आपका नॉर्मल पीएल होता है अंडर सेक्शन 41, यानी डीम्ड इनकम माना जाता है। अगर लायबिलिटी वेव्ड की गई है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल इंक्रीज योर प्रॉफिट। अब वो अमाउंट पे करने की आपको जरूरत नहीं है। Sale proceeds of import entitlement amounting to rupees 1 lakh has been credited to PL account which the company claims as capital receipt not chargeable to tax. Sale of import license, whether it's a part of capital asset or it must transfer to the capital gain head or it will remain under the same head. Nothing is to be done. पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जब सेक्शन 28 की स्टडी की थी तो उसमें मैंने आप लोगों को दूसरा पॉइंट यही डिस्कस करवाया था। पहला तो करवाया था सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी, द वैल्यू एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट सेकंड मैंने बोला था इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ये किसमें बताया था मैंने? 28, और 28 में बताया तो इसका मतलब पीजीबीपी यहां पर है। और इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, हमें कुछ अब बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको अब डाउट है, नहीं जानते हैं, आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए पीजीबीपी का, यू विल गेट इट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बोला है बीइंग also engaged in the biotechnology business, the company incurred the following expenditure on in-house research. Okay, in-house research by company which is engaged in manufacturing activity. तो इसने कितना अलाउड करवा रखा है? रिसर्च इक्विपमेंट परचेस और रिमनरेशन पेड टू साइंटिस्ट। तो कैपिटल और रेवेन्यू हो, इसने 2 लाख का पे किया गया है, पहले जोड़ो माइनस फिर करो, इन हाउस रिसर्च का डिडक्शन मिलता है 200% के रेट से, यानी 4 लाख का डिडक्शन लेना था कंपनी को, कंपनी ने गलती से 2 का डिडक्शन लिया, तो पहले मैंने 2 बढ़ा दिया फिर 4 माइनस कर दिया। आप एक काम कर सकते थे, डायरेक्ट 2 का माइनस कर सकते थे, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है इन हाउस रिसर्च में कंपनी को 200% का डिडक्शन मिलता है। कितने का मिलता है? 200% का। दिस इज योर आंसर, नोट करें इसको। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। जी सर, क्वेश्चन नंबर 49 ICAI फाइनल प्रैक्टिस मैनुअल देखा जाए। जी सर बिल्कुल। बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट
एंटर्ड इनटू 1 सितंबर 2016 को एक एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। क्या एग्रीमेंट हो रहा है? एक्स लिमिटेड डज नॉट एग्री, एक्स लिमिटेड एग्री नॉट टू, डज नॉट एग्री नहीं, उल्टा हो रहा है, एक्स लिमिटेड एग्रीज नॉट टू कैरी ऑन, नॉट टू कैरी any business relating to computer software in India for next 12 years। ओके, याद आया कुछ? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं आगे बढ़ना। In return, Y Limited agreed to pay compensation of rupees 12 lakh। Okay, the said amount was paid on 1st December 2016 को रिसीट किया है एक्स लिमिटेड ने। क्या ट्रीटमेंट होगा एक्स लिमिटेड के पास, जरा आप ये बताइए। सॉल्यूशन 1 मिनट का है। जब मैंने आपको सेक्शन 28 पढ़ाया था, जो कि मेरा फर्स्ट लेक्चर था पीजीबीपी का, उसमें मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताया था। जी सर, आपने बिल्कुल बताया था। तो जब मैंने चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताया था तो उसमें मैंने कुछ चीजें डिटेल में डिस्कस की थी। मैं बता देता हूं क्या। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द सेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, in case of an export SSC, profit on sale of import license, duty drawback, cash assistance and profit on transfer of duty entitlement passbook। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, any compensation due to or received by any person from any other person on account of termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company includes foreign company, termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency, vesting of the management in favor of the government authority, government company, etc. Any compensation due to or received by any person for not carrying out any business activity in India shall be charged to tax under the head PGBP। आ तो गया, हो गया। यही टॉपिक था जो सेक्शन 28 में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। तो हमको मालूम है कि नाउ रुपीज 12 लाख विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड PGBP एज पर सेक्शन 28। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। A corporation was set up by the state government। चले क्वेश्चन नंबर 50 छोड़ देते हैं, सिंपल सारे क्वेश्चन हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, वैसे कोई अच्छा क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, Praveen was a partner in a firm in his capacity as the Karta of HUF। Praveen was a partner in a firm। एक फर्म है जिसमें प्रवीण पार्टनर है, और प्रवीण अपने नाम से नहीं है, HUF के नाम से पार्टनर है। प्रवीण ने एक अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है ओन कैपेसिटी में, अपनी कैपेसिटी में। ओके, और फर्म ने इसको इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट दिया है। The SSC claimed that the interest paid in his individual capacity is not liable for disallowances under section 40 subsection B। जबकि असेसिंग ऑफिसर एग्री नहीं है। अब आपको बताना है, बताने की जरूरत क्या है, डिटेल में हम लोग इसके बारे में भी स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने आपको बताया है सेक्शन 40B लिमिटेशंस ऑफ रिम्यूनरेशन के बारे में बताता है। रिम्यूनरेशन और या एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? सॉल्यूशन। 40B पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब प्रवीण दो
कैपेसिटीज में फर्म में इन्वॉल्व है। एक तो पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ, और दूसरा प्रवीण ने एक लोन दे रखा है या डिपॉजिट कर रखा है जिससे उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अब ये बात करनी है कि अगर प्रवीण को एज अ पार्टनर रेमनरेशन मिलता, प्रवीण को एज अ पार्टनर बोनस कमीशन या इंटरेस्ट मिलता, वो तो सेक्शन 40B की कैटेगरी में आ जाता। लेकिन इसका क्या, जो प्रवीण ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में फर्म को लोन दिया है और उस पर इंटरेस्ट मांग रहा है, ना 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 ना, he is not getting the amount of interest as a partner's capacity, he is getting the amount of interest as its personal capacity, individual capacity, and not as a partner. That's why this amount of interest is not under the conditions or under the purview of section 40B. इसके डिसअलाउएबिलिटी की तो बात ही नहीं उठ सकती, बात खत्म। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 52 हो गया, 54। कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 54। प्रैक्टिस मैनुअल का है। कैप्सूल लिमिटेड during the financial year 31st March 17 paid production bonus of an amount of rupees 30 lakhs. ठीक, pursuant to a settlement arrived with the worker in addition to the statutory payment of 10 lakhs as per the payment of bonus act. वॉलंटरी पेड कितना है? हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ये अलाउड या ये अलाउड या दोनों अलाउड होगा या दोनों डिसअलाउड होगा, या ये अलाउड होगा ये डिसअलाउड होगा, ये अलाउड होगा और ये डिसअलाउड होगा। नाउ वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, नाउ वी हैव टू गिव अ प्रॉपर कमेंट ऑन दैट। इस पर हमें कमेंट देना है, कैसे दें कमेंट? ये हमारा स्टैट्यूटरी बोनस है, सेक्शन 36, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। याद आ गया, मैंने ये टॉपिक उस समय बताया है जब 36 में डिटेल पे हम बात कर रहे थे, तो उस समय मैंने 43B की बात की थी और दोनों को कंबाइन भी किया था। अच्छा, ये नॉट एज पर सेक्शन 36 बट allowed under section 37 cause expenditure not covered under section 30 to 36 revenue nature expenditure during the previous year, not a personal expenditure, not a capital nature। बात खत्म हो गया काम। जो 10 लाख था वो आपका
under section 36, but subject to section 43B, it will be allowed. In the same way, the rest of the bonus will be allowed under section 37. क्या लिखा है? Deduction is allowed in respect of any sum paid to the employee as bonus or commission for services rendered where such sums would not have been payable to him as profit or dividend if it has not been paid as. ठीक है. 10 lakhs being paid bonus according to the bonus act is deductible as per section 36. Further, कस्तूरी मिल्स लिमिटेड में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि रिमाइनिंग ऑफ द bonus, production bonus will be claimed as deduction under section 37 on the ground of commercial expediency since the expenditure is wholly laid out for business purposes. Since the bonus amount was paid during the financial year, it is not hit by the provision of section 43B. तो ये actually paid है. So allowed. नोट कर लें, थोड़ा जल्दी करेंगे. अब जो हम बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, वो हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 ICAI फाइनल का प्रैक्टिस मैनुअल. You are consulted on the justifiability of the following claims. Your advice is to be framed based on the provision of the Income Tax Act. Okay. पहला पॉइंट बोलता है, अ कंपनी पेड द फुल कंसिडरेशन टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बिल्डिंग एंड ऑक्यूपाइड द सेम बिफोर 31st March. द रजिस्ट्रेशन डिड नॉट टेक प्लेस बिफोर द एंड. कैन डेप्रिसिएशन क्लेम बी मेड? एक बार मैंने 50 बार बोला है जब डेप्रिसिएशन पढ़ाया था कि गवर्नमेंट का इंटेंशन आपको आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को अलाउड करना है. No one can stop you to get the benefit of depreciation if you have incurred a capital nature expenditure. Is it clear? तो आपको कोई मना नहीं कर सकता, कोई limitations नहीं है, कोई stoppage नहीं है कहीं पर. 100% you are very much eligible to get the depreciation. First thing. Second thing, registration is not important cause the asset is self-used by you for your business purposes. And if there is any expenditure, then you can get the benefit of that. Here the building has been purchased, but what happened? The registration procedure is not completed or it will be completed after some time. So what? Right now the property is very much used by the business for our business purposes. Clear? तो deduction of depreciation आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा. Point number 2 देखते हैं. If the Secret commission was paid and debited under commission account, is it an allowable deduction? Secret commission क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है? ये चालाकी करने का तरीका है. बेसिकली जब मैंने सेक्शन 37 पढ़ाया था तो मैंने इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन भी किया है, लेकिन ठीक है, फिर समय आया है, सामने आया है, तो हम आपको ये चीज बता देते हैं. सीक्रेट कमीशन, ब्राइब्स देना, घूस, वसूली का देना पैसा बदमाशों के डर से, ये क्या है? सीक्रेट कमीशन के नाम से आप इसको कोट करते हैं. क्या करते हैं? कोट करते हैं. या आप रेफरल फीस देते हैं डॉक्टर्स को, आप उसको लिख देते हैं सीक्रेट कमीशन. नॉट परमिटेबल, नॉट परमिसिबल, ना बिल्कुल नहीं, वो तो कानूनी जुर्म है. ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स लेने हैं, आप दूसरे रास्ते से फीस पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं. नॉट अलाउड एट ऑल. बात खत्म. आगे सोचना बना है. कमीशन आपने दिया है, क्लियर कट लिख दो. जेन्युइन होगा अलाउड होगा, जेन्युइन नहीं होगा अलाउड नहीं होगा. आपके केवल नाम दे देने से सीक्रेट कमीशन काम पूरा नहीं होता, क्योंकि जर्नल एंट्रीज आर नॉट कंक्लूसिव अंडर द इनकम टैक्स एक्ट.
जर्नल एंट्रीज कर देने से आपका रिजल्ट नहीं फाइनल हो जाएगा। जी जी बिल्कुल सही बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 56, मिस्टर मेसर्स पीआर एंड मेसर्स एसटी are firms with the same set of partners but carrying on different businesses. Okay, यहां पर भी मान लेते हैं दे आर थ्री पार्टनर्स और यहां पर भी मान लेते हैं दे आर थ्री पार्टनर्स, क्योंकि क्वेश्चन बोला है ना कैरिंग ऑन डिफरेंट बिजनेसेस बट हैविंग द सेम सेट ऑफ पार्टनर्स। क्वेश्चन में लिखा है मेसर्स पीआर टुक लोन, ये लोन लेता है एंड इंटरेस्ट ऑन द लोन पेड 2 lakhs और इसको इंटरेस्ट जाता है 2 lakhs का। अच्छा, मेसर्स पीआर डिडक्टेड टैक्स ऑफ ₹20,000, पेमेंट करते समय टीडीएस लेस कर दिया गया है 20,000 का। नेट पे कितना किया है 1,80,000 का। द टीडीएस वॉज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑन 1 December, टीडीएस टू गवर्नमेंट 1 December 2017। कैसे आप ट्रीट करेंगे इस एडजस्टमेंट को? हमको अच्छी तरह मालूम है कि जो टीडीएस का पेमेंट होता है वो आपको ड्यू डेट के अंदर जमा कर लेना है, रिटर्न दाखिल करने तक तो जमा ही कर लेना है। क्यों? पक्का ना? क्योंकि हम लोगों ने एक सेक्शन देखा है, सेक्शन 40 a, जिसमें 2 तरह से पेमेंट होता है। अगर कोई हम पेमेंट करते हैं टू नॉन रेजिडेंट को, चाहे इन इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया में, याद आ गया होगा, और विदाउट टीडीएस करते हैं, विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, जबकि उस पर टीडीएस चार्ज करना चाहिए था। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कहानी आप लोगों के दिमाग में सेट होगी। नियर अबाउट ये थ्योरी की लास्ट लेक्चर था। चलिए, तो विदाउट टीडीएस हमने पेमेंट कर दिया तो ये डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। या तो हमने टीडीएस चार्ज कर लिया था और पेमेंट नहीं किया था, यानी आपको टीडीएस चार्ज कर लेना है और पेमेंट ड्यू डेट के अंदर तक कर लेना है। आपने अगर टीडीएस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर चार्ज ही नहीं किया तो आपको डिडक्शन तो उस साल मिल ही नहीं सकती। आपने चार्ज कर लिया, पेमेंट नहीं किया तो भी डिडक्शन मिल सकती है, बशर्ते आपने टीडीएस आईटीआर दाखिल होने के पहले जमा कर दिया हो। लेकिन यहां पर आईटीआर कहां जमा किया गया? 1 दिसंबर को, कोई डेट नहीं है 1 दिसंबर को ना। टीडीएस आप कब जमा कर रहे हो? 1 दिसंबर को, आईटीआर जमा होने के बाद। तो नो डिडक्शन विल बी अलाउड, 100% डिसअलाउड हो जाएगा इस साल। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर 17-18 में ये डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी, यानी असेसमेंट ईयर 18-19 में। क्लियर है? जी सर, पक्का। लेकिन अगर हम अमाउंट पे करते हैं किसी रेजिडेंट को, चाहे इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो भी पेमेंट करते हैं हम विदाउट टीडीएस, तो कहा गया 30% विल बी डिसअलाउड। 30%, याद आ गया होगा, बिल्कुल याद आ गया सर। 100% डिसअलाउड नहीं होगा, वो नॉन रेजिडेंट के केस में था ये, और ये रेजिडेंट के केस में। और यहां पर क्या है, ये रेजिडेंट है, तो हमें डिडक्शन कितना मिलेगा? 70% डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। %30 will be allowed in previous year 17-18, यानी असेसमेंट ईयर 18-19। समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। टाटा बोलने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सर, आप जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।